नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। त्रिपुरा में पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया और कहा त्रिपुरा में विकास का डबल इंजन नहीं रुकेगा। कांग्रेस ने त्रिपुरा को विकास में पीछे ढकेला है। त्रिपुरा वामपंथ के कुशासन से मुक्त हुआ। बीजेपी के शासन में राज्य में कानून का राज है। त्रिपुरा में हिंसा नहीं, विकास हो रहा है। तो त्रिपुरा चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी आज जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए और कहा बीजेपी के शासन में राज्य में कानून का राज है। मेरी ये पहली जनसभा है। यहां मैं देख रहा हूं कि इतनी बड़ी संख्या में जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। वहां ऊपर भी लोग खड़े हैं। आप इतनी बड़ी तादाद में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भाजपा सरकार ने कोशिश की है कि त्रिपुरा और राष्ट्र के विकास में जनजातीय समाज के योगदान को पूरा देश देखे, पूरा देश जाने। भाइयों और बहनों, दशकों तक कांग्रेस और वामपंथियों के शासन ने त्रिपुरा को विकास के हर पैमाने पर पीछे धकेल दिया था। और मध्य प्रदेश लिए चलते हैं आपको, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। नक्सली हमलों का एक बार नहीं अनेकों बार जवाब देंगे और प्रजातांत्रिक तरीके से विचार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं जब यहां आया हूं तो आप सबको जय जोहार तो कहता ही हूं, जय जोहार। साथ ही साथ माता दंतेश्वरी को भी नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी बलिदान दिवस है। हम सब लोग जानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबका हित हो सब सुखी रहे, इस मंत्र को लेकर एक दृष्टि दी थी, एक दिशा दी थी। समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, उसकी मदद होनी चाहिए, उसको ताकत देनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि अंत्योदय के दृष्टि से हम काम करेंगे और मुझे खुशी है आज कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी इसी मंत्र को लेकर चले हैं और उस मंत्र का सार है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसी मंत्र को लेकर जब हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को याद करते हैं तो हम कह सकते हैं कि उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जब वे शब्द उनके मुंह से निकले होंगे उस समय जितने प्रासंगिक थे उतने ही प्रासंगिक आज भी हैं। उन्होंने हम लोगों को दिशा दी थी, दृष्टि दी थी और उस दृष्टि को लेकर के समाज कल्याण में हम सब लोग लगे। मुझे बहुत दुख भी हुआ जब मैंने सुना, और मैंने पहले भी कहा कि सागर साहू की जब खबर सुनी तो मन द्रवित हुआ। मुझे दुख हुआ जब 6 फरवरी को हमारे मंडल बीजापुर के अध्यक्ष नीलकांत काकेन को जिस तरीके से बर्बरता से उनको पर अटैक हुआ, वह भी निंदनीय भी है और दुख देने वाला भी है। और उसी तरीके से हमारे बुद्धराम करतम जी को जिस विशेष परिस्थिति में उनकी लाश मिली, संदिग्ध हालत में मिली, यह बहुत से प्रश्न खड़े करता है। मैं यहां
अभी डॉक्टर रमन सिंह जी भूपेश बघेल की सरकार के बारे में बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन मैं एक प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं, क्या यह सच्चाई नहीं है कि जब से भूपेश बघेल की सरकार आई है नक्सली हमले बढ़े हैं? क्या यह सच्चाई नहीं है? क्या यह सच्चाई नहीं है? बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़े कि नहीं बढ़े? यह इनके प्रशासन के बारे में दर्शाता है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी तो सुख शांति चैन था, लॉ एंड ऑर्डर था, सब लोगों को जीने का हक था, सब लोगों के विकास के लिए काम हो रहा था। एक भाई, सब लोगों के लिए काम हो रहा था, सभी लोगों के विकास के दृष्टि से कार्य को रूप दिया जा रहा था। लेकिन आज जब मैं देखता हूं, अभी अभी हमारे रमन सिंह जी कह रहे थे कि छलावा हुआ है, छल हुआ है। एक उन्होंने शब्द का भी उपयोग किया कि बोलो भूपेश बघेल वो है कि नहीं है। मैं डॉक्टर रमन सिंह जी के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का दूसरा नाम ही छलावा है। कांग्रेस का एक एक नेता लटकाना, भटकाना, अटकाना, छिटकाना, यह कांग्रेस की रीति नीति है। इसलिए कांग्रेस का कोई नेता यह करे तो अचरज की कोई बात ही नहीं है। ये इसीलिए बने हैं, हम विकास के लिए बने हैं, वो विकास को अवरुद्ध करने के लिए बने हैं, हम लोगों के विकास को आगे बढ़ाने के लिए बने हैं। तो बस्तर में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, जहां छत्तीसगढ़ के सीएम और उनके कामकाज को लेकर उन्होंने कई तरह के सवाल दागे। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। जमीयत सम्मेलन में महमूद मदनी का बड़ा बयान आया है। हिंदुत्व की गलत परिभाषा पेश की जाती है, ये कहना है मदनी का। इसके अलावा उन्होंने कहा आरएसएस और बीजेपी से कोई दुश्मनी नहीं, ये मुल्क हमारा मुल्क है, हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया, देश के विकास में मुसलमानों का अहम योगदान रहा है। तो हिंदुत्व की गलत परिभाषा उकेरी जा रही है, ये कहना है मदनी का। और उन्होंने ये भी कहा कि देश के विकास में मुसलमानों का अहम योगदान रहा है। चाहिए। हम यहाँ ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी से हमारी कोई मजहबी अदावत नहीं है, बल्कि मजहबी या नस्ली अदावत नहीं है, बल्कि हमें सिर्फ उन नज़रियात से इख्तलाफ है जो समाज के मुख्तलिफ तबक़ात के दरमियान बराबरी, नस्ली अदम इम्तियाज़ और दस्तूर हिंद के बुनियादी उसूलों के ख़िलाफ़ है। हमारी नज़र में हिंदू और मुसलमान सब बराबर हैं। हम इंसान के दरमियान कोई फ़र्क नहीं करते और न नस्ली बरतरी को तस्लीम करते हैं। जमीयत उलमा की सदा यह पॉलिसी रही है कि भारत के तमाम शहरी बराबर हैं, इनके दरमियान मजहब की बुनियाद पर कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। हम जब भी आरएसएस और उसके नज़रियात की बात करते हैं तो हमें उसके माजी के सरसंघ चालक गुरु गोलवालकर की किताब बंच ऑफ थॉट के हवाले होते हैं। हम यहाँ ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं। उधर हैदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। बड़ी जानकारी ये कि सीमावर्ती विवादों का निपटारा किया, गैर कानूनी गतिविधियों पर सरकार सख्त है, उन्होंने कहा। इसके अलावा कहा कि आतंकी फंडिंग पर कार्रवाई की गई है। तो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। अमित शाह ने अपने हैदराबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए इस दौरान उन्होंने ये बातें कही। आतंकी फंडिंग को लेकर कहा कि आतंकी फंडिंग पर कार्रवाई की गई है देश में, और सीमावर्ती जो इलाके हैं वहां पर सरकार सख्त नजर आ रही है। आज हम 8 साल के बाद देखते हैं तो तीनों थिएटर में काफी हद तक हमने कंट्रोल पाने में सफलता प्राप्त की। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में धारा 370 के हटने के बाद बड़ी मात्रा में कमी दिखाई पड़ी।
पूर्वोत्तर के अंदर ढेर सारे उग्रवादी संगठनों से शांति समझौता कर 8,000 से ज्यादा कैडर को मुख्य धारा में वापस लाकर राज्यों राज्य के बीच में सीमा के झगड़ों का निपटान कर और विकास की एक नई बाहर पहुंचाकर पूर्वोत्तर में हमने शांति की स्थापना की है और विकास के नए युग की शुरुआत हुई। उधर यूपी के चित्रकूट से बड़ी खबर मिल रही है कि अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत अंसारी गिरफ्तार हुई है। जेल में प्रतिबंधित सामान लेकर जाने का आरोप लगा है। अब्बास अंसारी से जेल में मिलने गई थी निकहत। अब्बास अंसारी से मिलने पर जेल अधीक्षक पर कार्रवाई हुई है। जेल अधीक्षक अशोक सागर सस्पेंड कर दिए गए। इसके अलावा जेलर संतोष कुमार को भी सस्पेंड किया गया। डिप्टी जेलर पीयूष पांडे और 5 बंदी रक्षक भी सस्पेंड किए गए हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई हुई है। अब्बास अंसारी से मिलने पर यह कार्रवाई न सिर्फ उनकी पत्नी बल्कि जेल अधीक्षक पर भी हुई है और 5 बंदी भी बताए जा रहे हैं जो बंदी रक्षक हैं उन पर भी ये कार्रवाई की। इन सभी को सस्पेंड कर दिया गया। जेलर संतोष कुमार को भी सस्पेंड किया गया है। जेल के अंदर पत्नी निकहत कुछ सामान लेकर गई थी जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। यूपी के चित्रकूट से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। जी, हमें ऊपर से सूचना मिली थी कि चित्रकूट जेल में कुछ अनाधिकृत गतिविधियां चल रही हैं और अनाधिकृत रूप से प्राइवेट लोग जो हैं बंदियों से मिल रहे हैं। तो उसी सूचना के आधार पे डीएम महोदय एवं मेरे द्वारा जाकर एक आकस्मिक निरीक्षण जेल का किया गया था एवं जो संवेदनशील बैरक्स हैं उन सभी की चेकिंग की गई थी। तो उसी क्रम में हमने पाया कि अब्बास अंसारी अपने बैरक में मौजूद नहीं थे और फिर कारागार विभाग के जो कर्मी थे उनसे जब पूछताछ की तो पता लगा कि उन्हें प्राइवेट में मुलाकात करने की अनुमति दी गई है और जो कार्यालय है कारागार का उधर ही एक प्राइवेट कमरे में उनकी पत्नी से मुलाकात कराई जाती है जिसका विवरण मुलाकात रजिस्टर में अंकित नहीं किया जाता है। तो उस कमरे में जब जाकर देखा गया तो उनकी पत्नी वहां मौजूद मिली एवं उनके पास मोबाइल फ़ोन्स प्राप्त हुए जो कि कारागार के नियम के विरुद्ध है। तो इसी आधार पर हमारे द्वारा संयुक्त रिपोर्ट प्रेषित की गई थी गृह विभाग को, कारागार विभाग को। उनके द्वारा एक स्वतंत्र जांच इसमें कराई जा रही है। जैसा कि आप लोग अवगत हैं, एक हम लोगों को ऊपर से सूचना मिली थी कि जेल में जो कुछ संवेदनशील कैदी बंद हैं उनके द्वारा अनाधिकृत मुलाकात की जा रही है। तो उसी क्रम में मेरे और एसपी महोदय द्वारा आकस्मिक निरीक्षण जेल का कल किया गया दोपहर में। तो पहले संवेदनशील कैदियों की जो बैरक थी उसका निरीक्षण किया गया। तो निरीक्षण के दौरान वहाँ एक अब्बास अंसारी जो बैरक में रहने चाहिए थे वो नहीं मिले। तो जेल प्रशासन से पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि मुलाकाती में गए हैं। फिर मुलाकाती रजिस्टर का अवलोकन किया गया, उसमें कोई एंट्री उनकी दर्ज नहीं थी। और फिर जांच पड़ताल करने में पता चला कि एक कमरे में वो मुलाकात कर रहे थे, लेकिन बताया गया कि अभी कुछ देर पहले ही वहाँ से निकले हैं। उस कमरे में ताला लगा था, उस कमरे को खुलवाया गया तो वहाँ पे जो प्राइवेट व्यक्ति मुलाकात कर रही थी उनकी पत्नी मौजूद थी और फिर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी में उनके पास से मोबाइल बरामद हुआ है। ये मेरे और एसपी द्वारा संयुक्त रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है और डीआईजी जेल द्वारा स्वतंत्र रूप से जाँच की जा रही है और जो भी इसमें सुसंगत धाराओं पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। उधर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का एलजी पर पलटवार। दिल्ली डिस्कॉम बोर्ड पर फैसले को लेकर एलजी को घेरा है। उपराज्यपाल ने फिर सुनाया तुगलकी फरमान, ये कहना है सिसोदिया का। एलजी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। दिल्ली सरकार की सहमति से पास प्रस्ताव को पलट दिया है जिसको लेकर उन्होंने एक बार फिर से पलटवार करते हुए दिखे हैं मनीष सिसोदिया एलजी पर। डिस्कॉम बोर्ड मामले में हस्तक्षेप का एलजी को कोई अधिकार नहीं है, ये कहना है मनीष सिसोदिया का। इसके अलावा कहा कि डिस्कॉम बोर्ड पर फैसले का अधिकार सिर्फ सीएम के पास होता है। डायरेक्टर्स की नियुक्ति की थी, अब एलजी साहब कह रहे हैं कि लेकिन रोजाना अपने आदेशों से भी वो यही साबित कर रहे हैं। आज फिर उन्होंने इसी सीरीज में एक और आदेश पारित किया जिसमें संविधान को भी वो नहीं मान रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी वो उसका अपमान कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं। आज उन्होंने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा कैबिनेट द्वारा पास 4 साल पहले पास प्रस्ताव को आज पलटा है। 4 साल पहले सीएम साहब के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने, दिल्ली की कैबिनेट ने बिजली कंपनियों में 4 प्रोफेशनल डायरेक्टर्स की नियुक्ति की थी। अब एलजी साहब कह रहे हैं कि 4 साल पहले जो फैसला लिया गया था मैं उसको
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के दिए हुए अधिकार के तहत, लेकिन 4 साल पहले से जो डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, 4 साल पहले दिल्ली की सरकार ने, कैबिनेट ने जो फैसला लिया उसको 4 साल बाद पलटने की एक नई रीति शुरू की है इन्होंने। कहते हैं मैं संविधान को नहीं मानूंगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं मानूंगा, 4-4 साल पुराने फैसले पलटूंगा, फिर तो 20 साल पुराने फैसले भी आप पलटने लगोगे इस तरह से, फिर तो आप 10 साल पुराने फैसले उठा के पलटने लगोगे। ऐसा अधिकार आपको किसने दे दिया एलजी साहब? आपके पास संविधान में केवल और केवल 3 विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार है, पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर। पुलिस के अलावा, पब्लिक ऑर्डर के अलावा और जमीन के अलावा एलजी साहब किसी भी मामले पर निर्णय नहीं ले सकते, केवल ओपिनियन दे सकते हैं जब मंत्री कोई निर्णय लेगा। निर्णय लेने का अधिकार मंत्री के पास है, निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास है, मंत्रिमंडल के पास है, मुख्यमंत्री के पास है। मुख्यमंत्री या मंत्री कोई निर्णय लेंगे तो आप उसकी सहमति असहमति दे सकते हैं, लेकिन आप 4 साल बाद उठा के किसी फैसले को पलट नहीं सकते। और अगली बड़ी खबर भी दिल्ली से ही मिल रही है, जहां मेहरौली में अतिक्रमण के मामले में तोड़फोड़ पर टकराव देखने को मिला। डीडीए के अभियान के खिलाफ भड़के लोग, बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। 8 प्लॉट्स को डेमोलिशन से राहत मिल चुकी है। फिलहाल 16 फरवरी को 8 प्लॉट्स की डेमोलिशन पर सुनवाई भी होनी है। तो मेहरौली में ये अतिक्रमण की कार्रवाई कल से जारी है, लेकिन इस बीच लोगों का विरोध भी देखने को मिल रहा है। वहां जो टीम पहुंची है उसका भारी विरोध लोगों ने किया है। अब ऐसे में नारेबाजी और हो हल्ला के बीच मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया। तो मेहरौली इलाके में आज फिर से अवैध निर्माण पर डीडीए की कार्रवाई की जा रही है। इलाके के लोग डीडीए के इस कार्रवाई का विरोध करते हुए सड़क पर आ गए। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे सहयोगी नमित त्यागी की रिपोर्ट। इस वक्त हम मेहरौली के इलाके में हैं और यहाँ पर देखिए बुलडोज़र पहुँच चुका है और मकानों को तोड़ने की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। थोड़ा सा ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर इसको तोड़ने की कार्रवाई जो है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर लोग पहुँचे हैं जिनकी जो बिल्डिंग्स है वो यहाँ पर आए हैं। ये बताइए आखिर आपकी बिल्डिंग्स को यहाँ तोड़ा जा रहा है, क्या आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है इस चीज़? सर हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हर चीज है हमारे पास, सब कुछ है, क्या नहीं है, फिर भी हम तो वहाँ से हट जाओ, आपके चोट लग जाएगी। हमें जिंदगी भर तक मरने से अच्छा मैं एक ही बार मार दो। हम लोन भरेंगे 24 साल तक। साल से रह रहे हैं अपना यहाँ हम सर 3 साल से रह रहे हैं। हम अपना पेट काट के हम कम खा के घर की हम अपनी किस्त दे रहे हैं। सर ये समझ लीजिए हम बच्चों को सस्ते स्कूल में पढ़ा के अपनी किस्त दे रहे हैं फ्लैट की। ये स्टे ऑर्डर है हमारा। आपकी बिल्डिंग पर भी यस यस, उसके बावजूद भी तोड़ा जा रहा है? नहीं, ये बराबर वाली थी, हमने पहले तोड़ रहे थे, लेकिन हमने उनको बताया इसका हमारा स्टे है, तब वो रुके हैं। ना तो गलती से हमारा कोना टूट रहा था। कल 4 बजे की मीटिंग के अंदर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मीटिंग के अंदर, ये मिनिस्टर की मीटिंग में कोई भी डीडी के डिपार्टमेंट से कोई नहीं गया। इवन एलजी के आदेश पर कल आप देख सकते हैं जो डीएम है रेवेन्यू के, वो भी नहीं गए हैं। इस तरह से नाइंसाफी है सर। जब एक मिनिस्टर डिमार्केशन के लिए कह रहा है कि आप आइए हमारे पास में, और जो खसरे नंबर आपने दिए हुए हैं डेमोलिशन के लिए, उस पर आगे हम चर्चा करते हैं कि कौन से सही है कौन से सही नहीं है। ये सरासर सर नाइंसाफी है। जब तक आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो कंसर्न बॉडी होती है मेन लैंड स्टेटस की, जब तक वो नहीं बताएगी कि हमारा ये लैंड है या नहीं है, तब तक डीडी को कोई अधिकार नहीं है डेमोलिशन का। ये जो जितने भी खसरे नंबर दिए गए हैं वो सरासर सर नाइंसाफी है, वो खसरे नंबर नहीं है सर। उसके अंदर एक बार आया रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास में, उनके साथ में बैठ के वो क्लियर करे कि लैंड स्टेटस किसका क्या है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँ, जब इनकी सर एक ही खसरे पर जब एक बिल्डिंग के सर स्टे आ सकता है हाई कोर्ट से, तो आपको नहीं लगता कि एक ही खसरे पर जब एक फ्लैट का एक बिल्डिंग का स्टेटस को हो गया है, तो आपको कोई अधिकार नहीं कि दूसरी बिल्डिंग के साथ वाली बिल्डिंग को आप करें, क्योंकि बिल्डिंग ये बड़ा सवाल है कि इस बिल्डिंग पर स्टे ऑर्डर है और इसकी बगल वाली बिल्डिंग पर जो है उसको तोड़ा जा रहा है, और उसी खसरे का ये पार्ट है। वो देखिए बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। लोगों का कहना है कि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और उसके बावजूद भी डीडीए इन बिल्डिंग्स को इलीगल बता रहा है, क्योंकि ये लोग काफ़ी सालों से यहाँ पर रह रहे थे। सवाल ये कि आखिर जब ये अवैध निर्माण हो रहा था तब आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। अगली बड़ी खबर, जहां फ्लाइट में तरन तारण की महिला यात्री की मौत हो गई। तबीयत खराब होने की वजह से उसकी जान चली गई। पटना से अमृतसर जा रही थी ये महिला, और महिला को सांस लेने में तकलीफ हुई। टेक ऑफ के बाद महिला की अचानक से तबीयत खराब हो गई। प्लेन की
अचानक से इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। तो फ्लाइट में तरन तारण की एक महिला जिसकी जान चली गई। बताया जा रहा है कि सांस लेने में दिक्कत हुई और उसकी जान चली गई। खबर हरियाणा के भिवानी से है, जहां चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया और साइंस कॉन्क्लेव और एग्जीबिशन की शुरुआत की। सीएम मनोहर लाल ने तीसरे टीचिंग ब्लॉक की आधारशिला भी यहां पर रखी है। आगे बढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर मिल रही है। अतिक्रमण विरोधी मुहिम चली है जम्मू कश्मीर में। भटिंडी के मलिक बाजार क्षेत्र में ये कार्रवाई हुई है। प्रशासन का अतिक्रमण विरोधी अभियान चल रहा है। ऐसे में अवैध अतिक्रमण पर ये बुलडोजर चलाया जा रहा है। भटिंडी के मलिक बाजार क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई। जम्मू कश्मीर में ये अतिक्रमण की कार्रवाई हुई है। ऐसे में प्रशासन का अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। वहां पर जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं उन सभी जगहों को वहां से हटाया जा रहा है। ये तस्वीरें देख सकते हैं। महाराष्ट्र से बड़ी खबर मिल रही है कि पत्रकार शशिकांत वारिस की मौत से जुड़ी खबर मिल रही है कि सांसद संजय राउत ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को एक लेटर लिखा। पत्रकार की मौत के मामले में संज्ञान लेने का आग्रह किया है। पत्रकार शशिकांत की मौत पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हादसा नहीं बताया जा रहा है, ये सुनियोजित हत्या है। इसी को लेकर संजय राउत ने एक लेटर जो है वो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को लिखा है और लेटर के जरिए ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की सही तरीके से जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये हादसा नहीं था, एक प्री प्लान मर्डर था पत्रकार का। महाराष्ट्र से खबर, जहां पत्रकार शशिकांत वारिस की मौत को लेकर ये लेटर संजय राउत की तरफ से लिखा गया। समाज तोड़ने का समाज में एकता रखने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन समाज तोड़ने का काम कौन कर रहा है? आपके लोग कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले ये बात आप अपने लोगों को जो सत्ता पे बैठे उनको समझाइए, चाहे केंद्र में हो या चाहे राज्यों में हो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।